Good evening. Good evening. राधे राधे. जय माता दी. कैसे हो? बहुत बढ़िया. पक्की बात है, जो कल चैप्टर किया था वो अच्छे से याद है. किया था घर पे रिवाइज? नो? यस. अच्छा, अगर किया था तो बहुत अच्छी बात है. और जिन्होंने नहीं किया, क्या उन्हें वैसे समझ में आ चुका है सब कुछ? कुछ पूछूं तो बताएंगे? चलें, ठीक है. कुछ क्वेश्चंस करके कॉन्फिडेंस आया होगा कल की क्लास में. तो आज जो है हमें एक नया चैप्टर स्टार्ट करना है जिसका नाम है टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज़. कल हमने एक चैप्टर ख़त्म किया था जिसमें हमने बेसिकली रिसोर्सेज को स्टडी किया था, रिसोर्सेज के फीचर्स को जाना था. रिसोर्सेज क्योंकि कम है इसलिए हमें चॉइसेस करनी पड़ती हैं. उसी चैप्टर को अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे. उसको बेस मानते हुए अब हम एक चीज़ और पढ़ेंगे. क्या पढ़ेंगे? कि हमारी इकोनॉमी की प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं. ना ही सिर्फ हमारी इकोनॉमी की ये प्रॉब्लम है, बल्कि हर एक इकोनॉमी की ये प्रॉब्लम रहती है. चाहे वो डेवलप्ड है, चाहे वो डेवलपिंग है, वो रूरल है, वो अर्बन है, वो सेमी अर्बन है, सेमी रूरल है, कैसा भी हो, ये प्रॉब्लम्स हर जगह आपको मिलेंगी. परवेसिव है, ओमनी प्रेजेंट है. जहाँ नज़र दौड़ाओगे उसी नेशन को ये प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं. क्योंकि ये प्रॉब्लम्स बेसिक होती हैं, कॉमन होती हैं, सबके लिए होती हैं, इसलिए इन प्रॉब्लम्स को हम सेंट्रल प्रॉब्लम्स का नाम देकर चलते हैं. क्या ये बात क्लियर है? 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स आपने 11th-12th में पढ़ी होंगी. कौन सी? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस. ये 3 बातें आपने पढ़कर आए हैं. यहाँ पर मैं अब एक प्रॉब्लम और इंट्रोड्यूस करूँगी और उस प्रॉब्लम का नाम है व्हाट प्रोविजन शुड बी मेड टू टेक एन इकोनॉमी ऑन टू द पाथ ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ठीक है, 3 प्रॉब्लम्स आप करके आए हैं. एक प्रॉब्लम मैंने ऐड कर दी और अब हमारे पास टोटल जो है प्रॉब्लम्स हो गई कितनी? 4. हमने ये बात पहले ही की है कि जो इकोनॉमिक स्टडी है वो क्या हमें एग्जैक्ट सल्यूशन बताती है किसी प्रॉब्लम का? हाँ या ना? नहीं बताती. तो क्या करती है इकोनॉमिक स्टडी? हमें सिर्फ एक राइट डायरेक्शन, राइट पर्सपेक्टिव प्रोवाइड करती है कि किस दिशा में, किस तरीके से हमें अपनी प्रॉब्लम को एनालाइज करना है या एग्जामिन करना है. यही चीज़ हमने की थी. अब अगर मैं पहली प्रॉब्लम की बात करूं, पहली प्रॉब्लम आती है व्हाट टू प्रोड्यूस. अब मुझे ये बताएं, क्या ये प्रॉब्लम बेसिकली प्रोडक्शन की प्रॉब्लम है? येस और नो. क्या ये बेसिकली, अगर मैं बेस की बात करूं, तो क्या ये प्रॉब्लम प्रोडक्शन की है? क्या ये प्रॉब्लम, क्या ये इशू, क्या ये हर्डल प्रोडक्शन से रिलेटेड है? येस और नो. येस और नो. कितने बच्चे येस के साथ हैं और बाकी सब नो के साथ हैं? आपका मानना ये है कि नहीं जी, ये जो प्रॉब्लम है ये प्रोडक्शन से रिलेटेड तो नहीं है. आप यही मान रहे हैं. तो जो मुझे कह रहे हैं नहीं मैम ये प्रोडक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है, वो मुझे वजह बताएंगे. एक बार माइक ले लीजिए, सब सुन लेंगे. Ma'am, it is because of resources. व्हाट रिसोर्सेज? Ma'am, that environment providers. अच्छा, तो वो रिसोर्सेज का फिर फीचर क्या है? ये तो इनकम्प्लीट आंसर हुआ. लिमिटेड है और ऑल्टरनेट यूजेस होते हैं. ऑल्टरनेटिव यूजेस होते हैं. एक वाइज अप्रोच में ही उससे प्रोडक्ट्स बना सकते हैं. तो बेसिकली क्या मैं ये कह सकती हूँ कि ये जो प्रॉब्लम है ये प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, ये प्रॉब्लम हमारी एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज से रिलेटेड है. अगर मैं अपने रिसोर्सेज को इफेक्टिवली, जुडिशियसली एलोकेट कर दूँ तो मुझे इस प्रॉब्लम से नहीं जूझना पड़ेगा. क्या मैं कह सकती हूँ? तो व्हाट टू प्रोड्यूस की जो प्रॉब्लम है वो प्रोडक्शन की प्रॉब्लम नहीं है, वो प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. अगर रिसोर्सेज मेरे पास अच्छे खासे अवेलेबल हैं तो मेरी जितनी भी वांट्स हैं वो इजीली सेटिस्फाई हो जाएंगी. क्योंकि रिसोर्सेज मेरे अबंडेंस में नहीं है,
अनलिमिटेड क्वांटिटी में नहीं है, इसलिए मेरी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी नहीं हो पाती। इसी वजह से हम हर एक चीज़ की प्रोडक्शन भी नहीं कर पाते हैं। फर्स्ट डे मैंने एक सूजी वाला एग्जाम्पल दिया था कि मेरा प्यारा बच्चा थक हार के इको आज पढ़ के आया है। मम्मा से हमने डिमांड किया, मम्मा मुझे सूजी का हलवा चाहिए। हमें देखते ही हमारे छोटे बहन भाई ने कहा हमें भी सूजी का चीला, पूड़ा, डोसा, इडली कुछ भी चाहिए। मम्मा ने क्या कहा, क्या मम्मा हमारे लिए दोनों चीज़ें नहीं बना सकते? बना तो सकते हैं, लेकिन फिर भी कहा कि तुम लड़ लो, एक दूसरे के सर फोड़ लो और एक नतीजा मुझे बता दो कि चाहते क्या हो बनाना। तो ये मम्मा ने क्यों कहा? क्योंकि सूजी लिमिटेड थी, क्योंकि सूजी जो है वो कम थी। तो बेसिकली प्रोडक्शन की प्रॉब्लम थोड़ी आई, मम्मा तो दोनों बना सकती थी, लेकिन सूजी कम थी, वो रिसोर्स कम था, इसलिए हम दोनों चीज़ें नहीं बना पाए। इसी तरीके से एक हमने एग्जाम्पल दिया था, आपके दोस्त का बर्थडे, उस दोस्त की सारी ख्वाहिशें हम पूरी नहीं कर पा रहे थे। क्यों नहीं कर पा रहे थे? क्या हम चाहते नहीं? क्या हम उसे पसंद नहीं करते? हमारा मन करे हम चांद तारे तोड़ के ले आए, लेकिन नहीं ला सकते। क्यों? क्योंकि जानू की पॉकेट मनी कितनी थी? सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपये, जिसमें आईफोन, आइसक्रीम, मूवीज़, ड्रेस, शूज़, ये सारी ज़रूरतें 1000 में मैं पूरी नहीं कर सकती थी। क्या ये बात क्लियर है? इसी कॉन्सेप्ट को हम नेशन पे लगा दें तो नेशन में भी क्या होता है, 2 तरीके के गुड्स बनते हैं। कौन से वो 2 तरीके के गुड्स होते हैं? कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। अब हमें ये डिसाइड करना पड़ता है, फर्म्स को ये डिसाइड करना पड़ता है, गवर्नमेंट जब रिसोर्स एलोकेट कर रही है तब डिसाइड करना पड़ता है क्या, कि कौन से गुड्स कितनी क्वांटिटी में मैं बनाऊं। मैं कैपिटल गुड्स ज़्यादा बनाऊं या मैं कंज्यूमर गुड्स ज़्यादा बनाऊं? मैं क्यों नहीं दोनों गुड्स एक साथ बना सकती, अनलिमिटेड क्वांटिटी में बना सकती? क्योंकि रिसोर्सेज तो भैया वही है ना, उन्हीं रिसोर्सेज को ही तो यूटिलाइज करके दोनों गुड्स बनेंगे, क्योंकि उन रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूजेस है। अब क्योंकि वो रिसोर्सेज लिमिटेड है तो मुझे चूज़ करना पड़ रहा है, एक इकोनॉमी को चूज़ करना पड़ रहा है कि कंज्यूमर गुड्स में बनाऊं या मैं कैपिटल गुड्स बनाऊं, और बनाऊं तो मैं किस क्वांटिटी में बनाऊं। क्या ये बात समझ में आती है? तो क्वेश्चन एग्जाम में इतना इन डेप्थ तो नहीं आता है, ऊपर ऊपर से क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। तो 4 बातें दे दी जाएंगी, उनमें से आपको एक ढूंढनी है कि कौन सी प्रॉब्लम नहीं है। एक क्वेश्चन बन के आता है the problem of what to produce deals with choice of resources, problem of production। इस तरीके से 3-4 ऑप्शंस आपको एक जो वैलिड ऑप्शन है उसके साथ जाना है। तो यहाँ तक समझ में आती है। The choice between consumer goods and capital goods is dealt by which central problem? What to produce, how to produce, for whom to produce, या फिर provision वाला इशू। तो वैलिड कौन सा है ऑप्शन? कौन डील करता है? व्हाट टू प्रोड्यूस के पास हम जाते हैं। क्या यहाँ तक बात समझ में आती है? कुछ पूछना चाहते हो? कुछ भी पूछना हो तो फिर 1-2 लाइंस इसके बारे में हम लिखेंगे। व्हाट टू प्रोड्यूस में ही लिखना है। लिखें, it arises due to the problem of, it arises due to the problem of effective allocation of relatively scarce resources। of relatively scarce resources। उसके बाद लिखें, it deals with how many फिर लिखें, choice has to be made between consumer
and capital goods. आगे लिखिएगा. Example, an economy has to decide, an economy has to decide whether more guns should be produced. गन क्या है, कैपिटल या कंज्यूमर गुड? कैपिटल गुड. गन्स should be produced or more butter कौन सा गुड है? कंज्यूमर गुड. और butter should be produced. क्लियर है बात? क्लियर है बात? तो ये पहली प्रॉब्लम थी मेरी. कौन सी प्रॉब्लम? व्हाट टू प्रोड्यूस की. लिख लीजिए, मेरे ऑनलाइन वाले भी प्लीज़ इसे लिख लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं. चलिए, ऑनलाइन का भी हो गया. आगे आइएगा, नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ डील करते हैं. नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है हमारी? वेदर टू यूज़ लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स. मुझे बताओ कि कब लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स आप यूज़ करोगे और कब कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स आप यूज़ करोगे. किसकी कॉस्ट? माइक ले लीजिए. मैम, अगर एक फर्म प्रोडक्शन कॉस्ट कम करना चाहती है तो वो मैनुअली करेगी, मतलब लेबर इंटेंसिव ज़्यादा करेगी एज़ कम्पेयर टू यूज़ ऑफ मशीन्स विच रेफर्स टू एज कैपिटल इंटेंसिव. अच्छा, और कोई? आप माइक लीजिए. मैम, अगर अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर अच्छी खासी होगी तो फिर लेबर इंटेंसिव यूज़ करेगी, पर अगर लेबर कम होंगे तो फिर वो मशीन्स का यूज़ करेगी काम करने के लिए. तो मतलब हम सिर्फ अवेलेबिलिटी देखें उनकी. अच्छा हाँ, लीजिए ना, माइक तो लीजिए. चलो बताओ. मैम, अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लेबर की सैलरीज देने से ज़्यादा हो, अगर उसकी जगह हम मशीन यूज़ कर सकें तो मशीन यूज़ करेंगे. बट अगर मशीन ज़्यादा महंगी पड़े और लेबर ज़्यादा सस्ती पड़े तो हम लेबर यूज़ तो करेंगे. एनालाइज करें कॉस्टिंग दोनों की. यस मैम. तो आपके दोस्तों ने जो बताया उससे 2 पॉइंट सामने निकल के आते हैं. वो 2 पॉइंट्स कौन से हैं कि हम एक तो अवेलेबिलिटी देखेंगे और एक हम उनकी कॉस्टिंग देखेंगे. ठीक है. अब बात कहाँ अटकती है? हमें चूज़ करनी है टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन. पुदीने की चटनी खाने का मन है? अच्छी लगती है? नहीं लगती? अच्छा, किसको लगती है? अच्छा लगती है आपको. तो बनवाएं, आज बनवाएं. तो सुनिएगा, आज हमारा मन किया पुदीने की चटनी खाने का. हम घर गए, मम्मा को बोला मम्मा मुझे पुदीने की चटनी खानी है आज खाने के साथ. ठीक है. अब मम्मा क्या कहेंगी? भैया सुबह से थक गई हूँ मैं थक गई हूँ, मैं हाथ से तो नहीं बनाऊंगी, मैं मिक्सर में ग्राइंड कर दूंगी, मैं मिक्सी से बनाऊंगी. आपने कहा नहीं, स्वाद नहीं आता. हाथ वाले जो कुटे हुए मसाले होते हैं ना, उसका अलग ही मज़ा आता है. आपके घर में जिनके ग्रैंड पेरेंट्स होंगे, आपने उनके मुंह से सुना होगा हाथ से पिसे हुए मसालों का स्वाद अलग आता है. वो आज भी उन्हें हाथ से पिसी हुई चटनी ज़्यादा अच्छी लगती है. तो इसका मतलब क्या? जो काम हाथ से हो रहा है, जो काम मैन्युअली हो रहा है, वो कहीं ना कहीं लेबर इंटेंसिव है. और अगर मैं वही चीज़ मिक्सी में बनाऊं तो वो क्या चीज़ है? वो कैपिटल इंटेंसिव है. अब मैं कब कौन सी टेक्निक यूज़ करूं, ये ऑब्वियसली डिपेंड करेगा अवेलेबिलिटी पर भी और उसकी कॉस्टिंग पे भी.
तो इस प्रॉब्लम के अंदर ज़्यादा हमें नहीं घुसना है। ऊपर से छोटी सी बात ये याद रखनी है, ये समझना है कि द प्रॉब्लम ऑफ हाउ टू प्रोड्यूस जो है, जो प्रॉब्लम हाउ टू प्रोड्यूस की प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम में हम सिर्फ और सिर्फ टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन का डिसीजन लेते हैं। हम ये फैसला करते हैं कि जब हमें कोई भी चीज़ किसी भी क्वांटिटी में बनानी है, और ये प्रॉब्लम के साथ हम ऊपर डील करते हुए आए हैं प्रॉब्लम 1 में, व्हाट टू प्रोड्यूस की प्रॉब्लम में। जब हमने ये डिसाइड कर लिया कि हमें बनाना क्या है और हमें किस क्वांटिटी में बनाना है, हमने लिखा ना हाउ मैनी, दैट मीन्स हमें यूनिट डिसाइड करना है, क्वांटिटी डिसाइड करनी है। तो जब वो चीज़ मैंने डिसाइड कर ली, नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज़ कि उसको बनाऊँ कैसे। उसको बनाऊंगी मैं 2 तरीके से, या तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करके या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को यूज़ करके। अब मैं लेबर इंटेंसिव कब करूं और कैपिटल इंटेंसिव कब करूं, उनकी अवेलेबिलिटी और उनकी कॉस्ट देख के। यदि मैं ऐसी इकोनॉमी में रहती हूँ जहाँ पे लेबर बहुत ज़्यादा अबंडेंस में अवेलेबल है और चीपर रेट्स में अवेलेबल है, ऑब्वियसली जब कोई चीज़ ज़्यादा हो जाती है तो उसके दाम कम हो जाते हैं। तो जब कोई भी चीज़ अबंडेंस में अवेलेबल है, कोई भी चीज़ से मतलब यहाँ पे लेबर जब अबंडेंस में अवेलेबल है और वो सस्ते रेटों पे मिल रही है, तो मैं किसके पास जाऊँगी, लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स की तरफ। क्या ये बात क्लियर है? इसी तरीके से अगर किसी इकोनॉमी में कैपिटल सस्ता है और अबंडेंस में है, तो वो इकोनॉमी कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को यूज़ करेगी। क्या ये बात समझ में आती है? हम इंडिया की बात करें, बताएं इंडिया में लेबर सस्ता या कैपिटल सस्ती? लेबर सस्ती, और अबंडेंस में भी लेबर ही है। अभी हम इतने ऑटोमेटेड नहीं हुए हैं, इतनी इन्वेंशन, इतनी डिस्कवरी हमने नहीं की है मशीन्स को लेकर कि हम अभी कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स की तरफ चले जाएं। आज भी इंडिया में हम लेबर इंटेंसिव को ज़्यादा यूज़ में लाते हैं। वहीं अगर मैं यूनाइटेड स्टेट्स की बात करूं, वहाँ बताओ लेबर इंटेंसिव या आपका कैपिटल इंटेंसिव? कैपिटल इंटेंसिव, क्योंकि वहाँ पे ऑटोमेशन अच्छा खासा है, इन्वेंशंस हैं, डिस्कवरीज हैं, नए नए तरीके उन्होंने ढूंढे हुए हैं। और जापान की बात करें तो फिर कैपिटल इंटेंसिव। जापान तो वैसे ही बहुत ज़्यादा हर एक चीज़, चाइना, जापान बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है। क्या ये बात क्लियर है? क्वेश्चन यहाँ से सिर्फ और सिर्फ एक ही बन के आता है, एन इकोनॉमी विल यूज़ लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स व्हेन। ऑप्शंस दे देंगे, व्हेन लेबर इज़ रिलेटिवली चीपर and available in abundance, when capital is relatively cheaper and available in abundance, when labor is not available and when capital is not available। इस तरीके से क्वेश्चन बन के आते हैं। तो अगर लेबर इंटेंसिव पूछा है तो आप ऑप्शन मार्क करेंगे कि जहाँ पे लेबर अबंडेंस में है और उसकी कॉस्टिंग कम है, वो रिलेटिवली चीपर रेट्स पे अवेलेबल है, तो लेबर इंटेंसिव। और अगर कैपिटल इंटेंसिव से क्वेश्चन आएगा तो जहाँ पे कैपिटल जो है वो अबंडेंस में अवेलेबल है और वो चीपर रेट्स पे अवेलेबल है। ये क्वेश्चन यहाँ से निकल के आता है। क्या ये बात क्लियर है? पक्की बात? कुछ पूछना है? अच्छा, फिर कुछ लिख लो। यहाँ पे 2-3 लाइन्स लिखनी है, वो लिखो। लिखिएगा हाउ टू प्रोड्यूस में यस पार्थ, जी पार्थ का क्वेश्चन कौन मुझे जवाब देंगे? मैम, दीज टेक्निक्स ऑल्सो डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ बिजनेस, यस और नो? यस, लेकिन अभी हम यहाँ पे इतनी डेप्थ में नहीं बात कर रहे, हम तो सिर्फ छोटी सी बात कर रहे हैं कि जो चीज़ हमें बनानी है वो बनानी कैसे है, वो हमें बनानी कैसे है, लेबर से या कैपिटल से। और उसके हम 2 ही यहाँ पे फैक्टर्स कंसिडर करेंगे, उसकी अवेलेबिलिटी और उसकी कॉस्टिंग। अभी हम नेचर ऑफ बिजनेस तक नहीं पहुँचे हैं, ठीक है? लिखें खुशी, आई विल एक्सप्लेन इट वंस अगेन। चलें तब तक सोचें। खुशी का एक डाउट है कि मैम अगर कॉस्ट मशीन की हाई है लेकिन मशीन लेबर से बेटर है तो क्या चूज़ करें? क्वेश्चन है कि मैम अगर कॉस्ट मशीन की हाई है लेकिन मशीन लेबर से बेटर है, बूझो तो जाने जी।
माइक ले लो, आपकी आवाज़ उन तक जाएगी। मतलब किस चीज़ में बेटर कह रही है, मतलब किस कंपैरिजन में कह रही है बेटर है? एग्जैक्टली और बताएं, और बताएं। मैम एन्युइटी और रेट ऑफ रिटर्न। कहाँ प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स में पहुंच गए? मैम बट मैटर तो होगा ना। नहीं करेंगे, वो बात नहीं कर रहे, Like लेकिन long इतने 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 डीप वर्ड्स यहाँ हमारी इको मैम में सर ने ज़रूरत सिखाया है नहीं कि है। हमें लॉन्ग टर्म को सोचना चाहिए। बच्चे इको में तो अभी की बात ही करो। मैम फिर रेट ऑफ रिटर्न। अच्छा चलो ठीक है। तो इनका ये क्वेश्चन था कि मैम अगर कॉस्ट मशीन की हाई है लेकिन लेकिन मशीन लेबर से ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, तो हम क्या यूज़ करें, तो हम क्या चूज़ करें? फिर से एक बार सोचना, बहुत इजी इसका आंसर है। मैं फिर से आपसे पूछूंगी, सोचो एक बार, सोचो सोचो सोचो। मैं फिर से आप सबसे ये क्वेश्चन पूछूंगी। वो पूछ रहे हैं कि मैम, उनका क्वेश्चन ये है कि मैम अगर कॉस्ट मशीन की ज़्यादा है, कैपिटल महंगा अवेलेबल है, लेकिन क्वालिटी एफिशिएंसी लेबर की ज़्यादा अच्छी है। आई एम सो सॉरी। हाँ हाँ, तो फिर हम क्या चूज़ करेंगे? अच्छा मशीन दीजिए उनको, उनको दीजिए माइक। मैम डिपेंड करता है कि क्वालिटी बेटर होगी तो फिर कॉस्ट बढ़ेगी, तो फिर हमारा जो प्रॉफिट होगा फिर ज़्यादा ही होगा उससे, क्योंकि सेल्स प्राइस जो सेलिंग प्राइस होगा वो हम ज़्यादा ऊपर लगाएंगे। और क्वालिटी लो होगी, अगर लेबर बनाएंगे तो लो होगी क्वालिटी, तो फिर प्रॉफिट कम होगा। तो डिपेंड करता है कि आपको ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है, तो ऑब्वियसली मार्केटिंग कंसेप्ट से आप मतलब फर्स्ट वाला ऑप्शन चूज़ करोगे कि मशीन से प्रोड्यूस करो। अच्छा आगे दीजिए माइक। मैम डिपेंड करता है कि मार्केट में मशीन मेड प्रोडक्ट्स की डिमांड ज़्यादा है या लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट्स की। सुने मेरी बात, इसका सिंपल सा छोटू सा आंसर इतना सा है कि ये चीज़ डिपेंड करेगी कि वो किस तरीके में, किस किस वे में वो इफ़ेक्टिव है। एफिशिएंसी भी तरह तरह से हम उसकी बात करते हैं। क्वालिटी वाइज वो इफ़ेक्टिव है, एफिशिएंट है, या वो हमने पैसा लोन पे लिया है। बहुत एन नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं जो ये डिसाइड करेंगे कि मशीन चुनूं या मैं कैपिटल चुनूं। इन दोनों में से ज़्यादा अच्छा ऑप्शन क्या है? एक छोड़ दूं, दूसरा अवेल करूं, तो छोड़ने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? बट यहाँ पे खुशी जी हमें इतना ज़्यादा इन डेप्थ में नहीं जाना। हमें सिर्फ 2 फैक्टर्स याद करने हैं कि हमें टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन वो चुननी है जिनकी अवेलेबिलिटी है और जो चीपर रेट्स पे अवेलेबल है। क्लियर है ये बात? अब एफिशिएंट कौन सा ज़्यादा है, कौन सा कम है, ये चीज़ बहुत सारे फैक्टर्स डिसाइड करते हैं। ठीक है, क्लियर है? लिखिएगा सेकंड प्रॉब्लम के बारे में, हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस लिखिए। इट डील्स विद choice of techniques of production. Techniques of production. Example. कॉटन क्लॉथ कैन बी प्रोड्यूस्ड। कॉटन क्लॉथ है, सूती का कपड़ा, हाँ कॉटन के कपड़े हैंडलूम से भी बन सकते हैं, पारलूम से भी बन सकते हैं ना। अब हम कब कौन सी चीज़ को चूज़ करें कि हैंडलूम से बनाएं या हम आपके पारलूम से बनाएं, ये किस चीज़ पे डिपेंड करेगा? लिखो, कॉटन क्लॉथ कैन बी प्रोड्यूस्ड cotton cloth can be produced using handlooms or power looms. Production of cloth
production of cloth using handloom require labor. Production using power loom require use of more machines and capital. Such a choice would depend on the availability of different factors of प्रोडक्शन. कौन से हैं हमारे केस में? लेबर और दूसरा कैपिटल. लेबर एंड कैपिटल एंड देयर रिलेटिव प्राइसेस. बस ये दो ही चीज़ें हमें कंसिडर करनी है टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन को डिसाइड करने के टाइम पे. इसके अलावा किसी और चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है. क्या ये बात क्लियर है? चलें लिख लीजिए. खुशी कह रहे हैं मैम प्लीज़ रिपीट कीजिए, नेट चला गया. तो आप सब दोबारा सुने कि हमें सेकंड प्रॉब्लम के साथ डील करना है. प्रॉब्लम का नाम है हाउ टू प्रोड्यूस. हाउ टू प्रोड्यूस का मतलब हमें किस तरीके से चीज़ों का प्रोडक्शन करना है. ये जो डिसीजन है दो बातों पे डिपेंड करेगा कि कोई भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वो कितनी क्वांटिटी में अवेलेबल है और किस प्राइस पे अवेलेबल है. और हम यहाँ पे कौन से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं? केवल दो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. पहला लेबर, दूसरा कैपिटल. लेबर की तरफ जा रहे हो तो लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी है, कैपिटल की तरफ जा रहे हो तो कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी है. बस खत्म. इतना सा ही इस वाले पार्ट में हमें कंसिडर करना है. आगे आए. फॉर हुम टू प्रोड्यूस. थर्ड जो मेरी प्रॉब्लम है, थर्ड प्रॉब्लम का नाम है फॉर हुम टू प्रोड्यूस. बना तो दिया, अब बांटना भी तो है, अब देना भी तो है. तो ये जो प्रॉब्लम है ये डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है. और किसी भी प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन किस चीज़ पे डिपेंड करेगा? बताएं, कौन बताएगा? दीजिए माइक. सोसाइटी के ऊपर डिपेंड रखेगा कि अपर लेवल के लोग हैं या लोअर लेवल के लोग हैं. इनकम, मतलब इनकम. हाँ. और कोई? जी बताएं. मैम डिसाइड करेगा कि जो कंट्री है वो किस तरीके की इकॉनमी में है. अगर कैपिटलिस्ट होगी तो प्रॉफिट मोटिव को देखेगी एंड हायर इनकम एंड हायर प्रोडक्शन जो कर सकता है फर्म उसको देगी. वाइल अगर सोशलिस्ट होगी तो वो ज़्यादातर इक्वलिटी की तरफ देखेंगे, मतलब वो लोअर फ्रैक्शन को ज़्यादा देगी. एंड मिक्स्ड इकॉनमी में दोनों के बीच एकदम इक्वल से ही बटेगा. अच्छा ठीक है. और कोई बताएं. जी. उसकी जियोपॉलिटिकल कंडीशन को भी देखेंगे. अगर वो वॉर में है तो उसको वो बनाने पड़ेंगे, हथियार, वेपन्स बनाने पड़ेंगे. लेकिन अगर वॉर नहीं है, कोई आसपास उसको कोई वो नहीं है, तो फिर वो कंज्यूमर गुड्स. तो ये प्रॉब्लम तो पहली प्रॉब्लम है व्हाट टू प्रोड्यूस की, कि वॉर हो रहा है तो हथियार बनाओ, गन्स बनाओ. और अगर सब कुछ प्यार से चल रहा है तो कंज्यूमर गुड्स बनाओ. ये तो व्हाट टू प्रोड्यूस की प्रॉब्लम हुई. हम तो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि फॉर हुम टू प्रोड्यूस बनाएं कैसे. तो यहाँ पे सिर्फ जो मेन पॉइंट आता है वो इनकम का आता है कि हम इनकम लेवल्स देखेंगे. जो जितना अफोर्ड कर सकता है हम उस हिसाब से उसको वो चीज़ दे देंगे. अगर हमें ये लगता है कि हम जहाँ ऑपरेट कर रहे हैं वहाँ पर हमारी रिच क्लास ज़्यादा है तो उसी हिसाब से प्रोडक्शन की होगी. हमने प्रॉब्लम 1 करके आए हैं. अगर हमें लगता है कि हम किसी बैकवर्ड एरिया में अपनी फैक्ट्री चला रहे हैं
तो ऑब्वियसली गुड्स की जो प्रोडक्शन है वो वैसे ही गुड्स की प्रोडक्शन होगी जितना वो अफोर्ड कर पा रही है वहाँ की जो आपकी पॉपुलेशन है। साथ में ये जो प्रॉब्लम है ये हमें क्या बताता है, ये डिफरेंट शेयर्स बताता है। किसका शेयर? जो गुड्स एंड सर्विसेज हमने डिस्ट्रीब्यूट की हैं टू डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। तो ये बेसिकली हमें ये बताता है कि किसको कितना क्वांटिटी में गुड्स और सर्विसेज मिली हैं, डिस्ट्रीब्यूशन से डील करता है। और जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो इनकम लेवल को देखकर होता है मेनली, ठीक है। तो हु शुड गेट हाउ मच, who should get how much of the total output of goods and services, how the goods and services should be distributed among the members of society। क्या बात समझ आती है? क्लियर है बात? तो चलें लिखें फिर इसके लिए, लिखें for whom to produce, it deals with share of different people in the total goods and services। अच्छा, फिर से मुझे एक बात बताओ, ये प्रॉब्लम फॉर होम टू प्रोड्यूस क्यों अराइज हुई? क्यों हम सबको सब कुछ नहीं दे देते? अगेन लिमिटेड रिसोर्सेज, अनलिमिटेड वांट्स, रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेस। क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है इसीलिए आज हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, नहीं तो हमें ये कॉन्सेप्ट सीखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी कि हमें इकोनॉमिकली चीज़ों को यूज़ करना चाहिए। तो क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, हम सब कुछ सबके लिए प्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो कहीं ना कहीं हमें डिसीजन लेना पड़ेगा कि हमें किसके लिए कितना बनाना है और कैसे बनाना है। क्लियर है ये बात? अब एक लास्ट प्रॉब्लम आती है जो आपने पहले नहीं की होगी, आज करेंगे। व्हाट प्रोविजंस शुड बी मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ? अब ये भी प्रॉब्लम हर कंट्री फेस करती है। हर कंट्री चाहती है कि हम आगे बढ़ें, हम इकोनॉमिक ग्रोथ करें, हमारा डेवलपमेंट हो, हम इनोवेशन करें, हम नई नई टेक्नोलॉजी की डिस्कवरी करें। ये भी हर जो नेशन है वो ये काम करना चाहती है। तो प्रॉब्लम आती है कि हम वो क्या काम करें जिससे कि हमारी इकोनॉमी जो है वो आगे ग्रोथ के पाथ पे जाए। मुझे बताओ, ये जो प्रॉब्लम है या ये जो स्टेटमेंट है या जो ये क्वेश्चन है, पॉजिटिव है या नॉर्मेटिव है? What provisions should be made? What provisions should be made to take an economy onto the path of economic growth? Normative statement। क्यों? क्योंकि सजेशन मांग रही हूँ मैं आपसे। मैंने आपको कोई फैक्ट नहीं बताया। फैक्ट तो ये था कि every economy wants to excel, every economy wants to have economic growth। ये तो स्टेटमेंट थी, ये फैक्ट था, लेकिन मैं आपसे सजेशन मांग रही हूँ कि बताओ मैं क्या प्रोविजंस बनाऊँ, मैं ऐसा कौन सा काम करूँ। तो ये स्टेटमेंट नॉर्मेटिव बन जाती है। इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, ठीक है। अब जो ऊपर की सारी प्रॉब्लम्स थी वो एक साथ, प्लस ये फोर्थ प्रॉब्लम कहती है कि आज की ज़रूरतों को कम करो, आज की ज़रूरतों के ऊपर लिमिट लगाओ, उन्हें कर्ब करो, ताकि कुछ रिसोर्सेज हम फ्यूचर के लिए भी बचा के रखें। सस्टेनेबिलिटी की तरफ ध्यान देती है, तभी तो हम इकोनॉमिक ग्रोथ करेंगे। अगर हम सिर्फ आज का सोचेंगे तो नहीं चलेगा काम, हमें कल का भी सोचना है। तो करंट कंजम्पशन को किस तरीके से मैं कम करूं ताकि मेरी इकोनॉमी एज अ होल इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ जाए। क्या ये बात समझ में आती है?
किस तरीके से मैं इन्वेस्टमेंट करूं, किस तरीके से मैं सेविंग्स करूं, क्या मेरा कंजम्पशन पैटर्न होना चाहिए, और वो ऐसा होना चाहिए कि फ्यूचर एंड्स भी मेरे मीट हो सकें, फ्यूचर प्रोग्रेस भी हो सके। तो ये प्रॉब्लम कहती है हाउ मच सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। ये पूरा टॉपिक मैं आपको प्रोडक्शन में पढ़ाऊंगी कि हम कैसे मोबिलाइज करते हैं, कैसे वापस से पैसा मार्केट में आता है। तो अभी के लिए सेविंग इन्वेस्टमेंट सिंपल से 2 अक्षर हैं। हाउ मच सैक्रिफाइस ऑफ करंट कंजम्पशन, अगर आज जो कंजम्पशन हम कम करेंगे तभी तो कुछ हिस्सा अपनी इनकम का सेव करेंगे, इन्वेस्ट कर पाएंगे, शुड बी मेड फॉर द फ्यूचर प्रोग्रेस। क्लियर है ये बात? अब कौन सी इकोनॉमी कौन से सजेशन को अडॉप्ट करती है ये तो डिपेंड करेगा उस इकोनॉमी की हालत के ऊपर, है ना। इकोनॉमी की जैसे स्टेटस होगा, जैसा जैसा भी डेवलप्ड है, डेवलपिंग है, जो भी उस इकोनॉमी का नेचर होगा उस हिसाब से वो अपनी इकोनॉमी के ऊपर वो सजेशन अप्लाई कर लेगी। क्या ये बात क्लियर है? चलो फिर आ जाओ, फिर एक लाइन लिखो इस प्रॉब्लम से रिलेटेड। व्हाट प्रोविजन what provision should be made for economic growth? लिखें, an economy will not use an economy will not use all of its scarce resources for current consumption, if it uses all the resources, if it uses all the resources to meet current needs, and no provision is made for future production, the nation's productive capacity will not increase, leading to stagnant living standards, and fall in future living standards. क्लियर? पक्का? आ गया समझ? बढ़े आगे? कुछ पूछना चाहते हो? तो ये तो थी मेरी 4 बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जिसके साथ सबको जो है ये प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। आगे आते हैं, क्वेश्चंस करें, देखिए हमें कितना समझ में आया है।
जो बेसिकली है सस्टेनेबिलिटी के साथ डील करती है। क्वेश्चन नंबर मैं बताती हूँ, करेंगे साथ में। क्वेश्चन नंबर 27, 28, 29, 30 एंड 36। आइएगा क्वेश्चन 27 स्टार्ट करें, साथ में करें। The central problem of economies is that of comparing the success of command versus market economies, guaranteeing that production occurs in the most efficient manner, guaranteeing a minimum level of income for every citizen, allocating scarce resources in such a manner that society's unlimited wants and needs are satisfied in the best possible manner। जल्दी से बताएं, पक्की बात, डी जो है वो सेंट्रल प्रॉब्लम है कि हमें बेसिकली रिसोर्सेज को एलोकेट करना पड़ता है, इसी वजह से जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो अराइज होती हैं। यदि रिसोर्सेज अनलिमिटेड हो जाएं तो कोई भी प्रॉब्लम जो है वो अराइज नहीं होगी। ठीक है, रूट कॉज जड़ रिसोर्सेज ही हैं। कौन से रिसोर्सेज? लिमिटेड रिसोर्सेज। ठीक है, 28 पर आ जाओ। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक वुड गेट चोजन इन अ labor surplus economy where the relative price of capital is lower, capital surplus economy where the relative price of capital is lower, developed economy where technology is better, developing economy where technology is poor। जल्दी से बता दीजिए। बी, पक्की बात बी। किसी के मन में डी तो नहीं आ रहा, किसी के मन में सी तो नहीं आ रहा? पक्का जो ऑप्शन बी है वो हमारे दोनों पॉइंट्स को कवर कर रही है कि कैपिटल सरप्लस में अवेलेबल है और कैपिटल के जो प्राइजेस हैं वो भी कम हैं, हेंस ऑप्शन बी। क्वेश्चन 29, which of the following is not one of the four central questions that the study of economics is supposed to answer? Who produces what means what to produce? When the goods are produced? Did we discuss that? No. Who consumes what? ये कौन सी प्रॉब्लम है? For whom to produce? How the goods are produced? How to produce? So option B, कब प्रोड्यूस करना है ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट 30, larger production of goods dash goods would lead to higher production in future. Capital goods. Good. Question number 36. In economics, the central economic problem means output is restricted to the limited availability of resources. Consumer do not have as much money as they would wish. There will always be certain level of unemployment. Resources are not always allocated in an optimum way. पक्की बात है, पक्की बात। किसी के मन में डी आ रहा हो, किसी को लग रहा हो डी क्यों नहीं हो सकता? अच्छा, आपको क्यों लगता है डी हो सकता है? और माइक हम, क्योंकि फर्स्ट प्रॉब्लम में एलोकेशन की प्रॉब्लम है हमारी। अब एक बात मुझे बताओ कि अगर रिसोर्स के एलोकेशन की प्रॉब्लम है, मानते हैं, एक पल को रिसोर्सेज अनलिमिटेड हो भी जाएं तो भी क्या वांट्स पूरी टाइम पे सेटिस्फाई हो जाएंगी? हमेशा वांट्स भी तो बढ़ेंगी। तो ये पॉइंट अपने आप में अधूरा है, ये पॉइंट अपने आप में अधूरा है। अगर फर्स्ट ऑप्शन ना दिया होता, सिर्फ डी दिया होता और उसकी जगह कोई और ऑप्शन होता एक ही जगह, तो हम डी पे जा सकते थे। लेकिन क्योंकि डी से भी ज़्यादा अच्छा ऑप्शन ए हमें लग रहा है, जो दोनों ही बातें कवर कर रहा है कि हमारा आउटपुट या हमारी डिज़ायर्स, इच्छाएँ, वांट कुछ भी है वो रिस्ट्रिक्टेड है। क्यों? क्योंकि हमारा रिसोर्स का जो लेवल है वो रिस्ट्रिक्टेड है, वो कम है, वो लिमिटेड है। ठीक है, तो अगर ऑप्शन ए नहीं होता तो डेफिनेटली वी वुड हैव चोजन ऑप्शन डी, बट सिंस ए इज अवेलेबल डी इज नॉट वैलिड। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन इज ए। ठीक है, आ जाए फटाफट से एक वीडियो दिखाती हूँ इसी टॉपिक से रिलेटेड और चेक कीजिएगा क्या सारी बातें हमने कवर की हैं। There's three central problems. The problem of what to produce and in what quantities.
the problem of how to produce, and the problem of for whom to produce. Suppose an economy has resources worth rupees 2 crores. Assuming constant technology, the economy can utilize these resources entirely either for the production of capital goods or for the production of consumer goods. Since both goods are needed, the quantity produced of each depends upon the wisdom of the planners in a planned economy and upon the market forces of demand and supply in a free market economy. Due to scarcity of resources, an economy cannot produce everything in whatever quantity it needs to. Thus, every economy faces the problem of what to produce and in what quantities. The problem of how to produce is related to the technique of production. What tools and equipment are needed? How much land and how many workers are required? There are various ways of producing things. A manufacturer needs to determine whether to use capital-intensive or labor-intensive technique for producing the goods. The problem of for whom to produce refers to how all the final goods and services are to be distributed among the individuals in the economy. Who gets more and who gets less? Whether or not to ensure a minimum amount of consumption for everyone in the economy? Since it is not feasible for an economy to satisfy everyone's want due to scarcity, it must decide on whose wants are to be satisfied. Now let's recap. There are three main economic systems that exist in the world. Market economy, ये टॉपिक हम करेंगे नेक्स्ट, एक बार देख लें. where economic activities are carried out through free price mechanism. Centrally planned economy, where economic activities are planned by the central government. Mixed economy, where private and public sectors functions together. Every economy faces three central problems. What to produce and in what quantities is the problem related to the choice of what goods and services are to be produced by an economy and their quantity. How to produce is the problem of choice of technique of production. For whom to produce is the problem related to distribution of final goods and services among different individuals. और फोर्थ प्रॉब्लम, व्हाट प्रोविजन शुड बी मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ. तो तीन प्रॉब्लम्स आपने इस वीडियो में देखी. कोई ऐसा अक्षर, कोई ऐसी प्रॉब्लम जो नहीं समझ में आई या जो उसमें अलग थी हमने अलग की? कोई ऐसी चीज़ जहाँ कोई डाउट आया हो, कुछ पूछना चाह रहे हैं, क्वेश्चंस कर लिए, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया, समझ में आया कैसे क्वेश्चंस आते हैं इसके? तो चलें नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं. नेक्स्ट टॉपिक में हम क्या करने वाले हैं? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं. थोड़ा सा किसी को अगर आइडिया हो कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है? किसी को भी थोड़ा सा आइडिया हो कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है? कौन बताएंगे? मैम, जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है आ रही है आवाज़? वो प्रॉफिट मोटिव से मेनली काम करती है. ओके. एंड जो कि जितने भी प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेज होती हैं उनके फेवर में रहती है हमेशा, क्योंकि वो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा बनाते हैं. ओके. और कोई? और किसी को कुछ कहना हो? कहना है किसी को? कुछ तो कह दो कैपिटलिस्ट को. सेम. और किसी को भी नहीं बताना? अच्छा, क्या लगता है वर्ड? दीजिएगा माइक. सोशल वेलफेयर पे ज़्यादा ध्यान नहीं होता उनका, प्रॉफिट मतलब मेन है. तो आपका कहने का मतलब, आपने जिन्होंने मुझे जवाब दिया कि मैम अगर हम प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं तो हम कैपिटलिस्ट हैं. ठीक है, तो हम कैपिटलिस्ट हैं अगर हम प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं. अब मुझे एक बात बताओ, क्या सिर्फ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में प्रॉफिट मोटिव को ही ध्यान में रखना है? सिर्फ प्रॉफिट मोटिव या कुछ और भी? और अगर कुछ और भी है तो वो क्या है?
सोचिए थोड़ा सा। जी दीजिए माइक। मैम जो प्रोड्यूसर है उसकी विश भी मतलब डिपेंड करती है कि उसको क्या प्रोड्यूस करना है। अच्छा, तो अब मैं दोनों ऐड कर देती हूँ कि प्रोड्यूसर क्या चाहता है बनाना वो बनाएगा, और जिससे उसको फ़ायदा मिलेगा मतलब प्रॉफिट कमाएगा वो बनाएगा। क्या ये दोनों बातें, क्या ख़त्म बात? माइक सब सुनेंगे ना? चलें चलें। मैम द पर्सन फोकस ऑन पर्सनल ग्रोथ रादर देन ओवरऑल ग्रोथ। अच्छा, पर्सनल ग्रोथ तो वो तो प्रॉफिट मोटिव ही हो गया एक तरीके से कि मुझे प्रॉफिट कमाना है, प्रॉफिट कमाऊंगा तो ग्रो तो मैं करूंगा ही। इकोनॉमी में भी हम प्रॉफिट थोड़ा कमाते हैं ताकि हम जो हमारे अंडर जो लोग काम कर रहे हैं उन तक हम सैलरी बचाते हैं और एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर लें। बट यहाँ पर जो प्रॉफिट मेकिंग है वो सिर्फ खुद के लिए है, किसी कोई सोशल वेलफेयर के लिए नहीं है। ओके, सेल्फ इंटरेस्ट। और कोई? कैपिटलिज्म में गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं होता। अच्छा, कैपिटलिस्ट में गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता या थोड़ा बहुत होता है? बिल्कुल नहीं होता। बिल्कुल ही नहीं होता। चलो, गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता, एक और जवाब निकला। सबको कंबाइन करती हूँ, सबका मिलके एक जवाब बनाती हूँ। क्या? कि प्रोड्यूसर जो चाहे वो बना ले, वो बनाएगा जिससे उसको प्रॉफिट मिलेगा, और सरकार कोई इंटरवेंशन नहीं करेगी। यही पॉइंट्स थे। कोई ऐसा जो छूट गया हो मुझसे, रह गया हो, मैंने कवर ना किया हो? जिन्होंने जवाब दिए सबके पॉइंट्स मैंने कवर किए। प्रोड्यूसर वो बनाएगा जो वो चाहता है, और वो बनाएगा जिससे उसको प्रॉफिट मिलेंगे, और सरकार बीच में कुछ नहीं बोलेगी, चुप बैठी रहेगी। यही मतलब है। अब मेरा एक एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन एग्जाम्पल की तरह, अल्कोहल बनाना चाहती हूँ, प्रॉफिट कमाऊंगी, बहुत प्रॉफिट कमाऊंगी, जितनी पुरानी उतनी ज़्यादा बिकेगी, महंगे रेटों पे बहुत प्रॉफिट कमाऊंगी। मेरा मन है कि मैं अल्कोहल का बिजनेस कर लूँ। आपका भी मन करेगा क्योंकि प्रॉफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। भाई प्रॉफिट्स बहुत ज़्यादा है, मैं सिर्फ उस डेफिनेशन पे जा रही हूँ जो मुझे आपने बोली। आपने मुझे कहा कि मैम जो प्रोड्यूसर का मन करे और जिसमें प्रॉफिट मिले और सरकार कुछ ना कहे, यही 3 बात आपने मुझे बोली। तो भाई अल्कोहल में तो अच्छा खासा प्रॉफिट है, बहुत प्रॉफिट मार्जिन है, सब कुछ है ना? अब मुझे ये बताओ, प्रॉफिट कमाना है, अल्कोहल सब बनाने बैठ जाते हैं, ठीक है? क्योंकि हम चाहते हैं, प्रोड्यूसर चाहता है, क्योंकि उससे प्रॉफिट बहुत ज़्यादा मिलता है, और सरकार भी कुछ नहीं बोलेगी। क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसी इकोनॉमी कैपिटलिस्ट कहलाएगी? क्या कहलाएगी? गुजरात पहुंच जाओ, क्या वहाँ पर अल्कोहल का बिजनेस चलेगा? चलेगा? गुजरात ड्राई स्टेट है। अब बनाना तो मैं चाहती हूँ अल्कोहल, गुजरात में तो बिकेगी नहीं, कहाँ गए मेरे प्रॉफिट्स? और सरकार का इंटरवेंशन बीच में आ गया कि गुजरात ड्राई स्टेट है, यहाँ मत आना। तो आपकी तो डेफिनेशन फेल हो गई। सरकार ने इंटरवेंशन भी कर दिया, गुजरात में बिकी भी नहीं। हाँ, गुजरात कैपिटलिस्ट नहीं है? अच्छा ठीक है, अच्छा इंडिया मिक्स्ड है, ठीक है। और बताएं, और बताएं। मैंने आपसे ये पूछा कि आपके दोस्तों ने मुझे ये कहा, आपके दोस्त ने ये कहा कि प्रोडक्शन उस चीज़ की करो जो प्रोड्यूसर चाहता है, जिसमें प्रॉफिट मिले और सरकार कुछ ना कहे। तो मैंने कहा कि मैं अल्कोहल की प्रोडक्शन करना चाहती हूँ क्योंकि उसमें प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है। ये मेरा नया वेंचर देख के आप सब भी अट्रैक्ट हो गए और सब ने अल्कोहल का बिजनेस करना शुरू कर दिया क्योंकि प्रॉफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। सरकार भी कुछ नहीं कह रही। क्या चलेगा? क्या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है? एक और सवाल, आईफोन बनाना चाह रही हूँ, आईफोन बनाना चाह रही हूँ, ऐसी जगह पे बना रही हूँ जो बैकवर्ड एरिया है, क्या वहाँ पे बिकेगा? देखिए बच्चे, यहाँ पे डिस्टिंक्शन है किस चीज़ का? बनाने और बेचने में। मुझे प्रॉफिट कमाना है, बेचना भी पड़ेगा, सिर्फ बनाने तक की बात नहीं चलेगी। हम कहें कि प्रोड्यूसर ने बना दिया, बनाने के बाद जब तक बेचेगा नहीं, प्रॉफिट मोटिव वाली बात पूरी नहीं होगी। तो दोनों चीज़ें ध्यान रखेंगे यहाँ पे। आईफोन बना रही हूँ, वो बिकेगा ही नहीं बैकवर्ड एरिया में, तो प्रॉफिट्स कहाँ से आएंगे? नहीं आएंगे प्रॉफिट्स, नहीं आएंगे प्रॉफिट्स। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में अगर कुछ भी मुझे बनाना है
तो वो सिर्फ मेरी मर्जी नहीं चलेगी, मेरी मर्जी नहीं चलेगी। जिसके लिए मैं काम कर रही हूं मुझे उसका सोचना है। इस केस में, कैपिटलिस्ट के केस में, कंज्यूमर किंग होता है। कंज्यूमर की टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस के हिसाब से ही हम चीज़ों की प्रोडक्शन करेंगे। समझ में आई बात? क्लियर है बात? आईफोन की फैक्ट्री ऐसी जगह लगा के मैं बैठ गई जो बैकवर्ड एरिया, अरे वहाँ बिकेगा ही नहीं तो प्रॉफिट कहाँ से कमाओगे? सिर्फ बनाना मकसद नहीं है, बेचना है, ठीक है ना? प्रॉफिट तो तभी कमाओगे, प्रॉफिट तो तभी कमाओगे। और वो चीज़ बनानी है, वो चीज़ बेचनी है, वो चीज़ प्रोड्यूस करनी है, वो चीज़ मैन्युफैक्चर करनी है जो लीगल है। गवर्नमेंट की यहाँ पर ओनरशिप नहीं होती, लेकिन लिमिटेड इंटरफेरेंस होती है। वो रूल्स एंड रेगुलेशन सेट कर सकती है, जैसे अल्कोहल के केस में। हम सभी चाहें तो अल्कोहल की प्रोडक्शन नहीं कर सकते, हम जहाँ चाहे वहाँ नहीं कर सकते। तो कैपिटलिस्ट का फीचर निकल के आता है जहाँ पे प्राइवेट इंडिविजुअल्स, प्राइवेट फर्म्स को हम ये हक दे दें कि आप प्राइवेटली अपनी प्रॉपर्टी को ओन कर लें, आप कुछ भी बना लें, आप प्रॉफिट अर्न कर लें, लेकिन अल्टीमेटली बनाएंगे आप वही जो आपका कंज्यूमर लेना चाहेगा। मेरी पॉपुलेशन ज़्यादा रिच क्लास नहीं है। क्या मेरी पॉपुलेशन में अगर मैं कार मैन्युफैक्चरिंग फर्म प्लांट लगा दूं, क्या BMW बिक जाएगी? मेरी जो पॉपुलेशन है वो नैनो अफोर्ड कर सकती है, वो ऑल्टो अफोर्ड कर सकती है, लेकिन वो BMW अफोर्ड अभी नहीं कर सकती। लेकिन प्रॉफिट तुझे BMW को बेचने से ज़्यादा मिलेगा। अरे प्रॉफिट का क्या करोगे जब चीज़ बिकेगी नहीं? प्रॉफिट कहाँ से कमाओगे? कैपिटलिस्ट का फीचर है प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करना है, और प्रॉफिट उसी से मिलेगा जिसकी रिक्वायरमेंट, जिसकी डिमांड मार्केट में होगी। तो कंज्यूमर जो चाहेगा वो प्रोड्यूसर बनाएगा। कंज्यूमर इज द किंग अंडर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ऑल्दो गवर्नमेंट डज नॉट हैव एनी ओनरशिप, बट इट डज हैव अ से इनटू द मैटर्स ऑफ इकोनॉमी। वो इंटरफेयर कर सकती है बाय वे ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। क्या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी समझ में आई? पक्का? और कुछ इसके बारे में पूछना है? हाँ, कोई डाउट मन में रह गया हो, कुछ ऐसा जो आप तक ना पहुंच पाया हो? सब कुछ क्लियर है? चलिए फिर आए बुक में से पढ़ते हैं। पहले एक लाइन लिखते हैं इसके बारे में, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के बारे में। लिखें, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में प्राइवेट प्रॉपर्टी is the mainstay and profit motive is the driving force. Decisions of consumers, and business determine इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो यहाँ पे मैं आगे बात लिखवाऊंगी कि हम वही काम करेंगे, वही इकोनॉमिक एक्टिविटी करेंगे जो लीगल है। ये नहीं कि सरकार का कोई रोल नहीं है, कोई ओनरशिप नहीं है तो इलीगल काम करना शुरू कर दें।
हथियार बनाना शुरू कर दें, नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। वही बनाएंगे जो लोगों को पसंद है और वही बनाएंगे, उतना ही वैसा ही बनाएंगे जितना जिस हिसाब से रूल्स रेगुलेशन सरकार ने सेट किए हैं। क्या बात समझ में आती है? चलिए, एक एग्जाम्पल लिखना है हमें। व्हाट टू प्रोड्यूस में एक बार आएँ, एक एग्जाम्पल और लिखें, स्टार मार्क कर लें या आप रजिस्टर में बुक में कहीं भी लिख लें। एक एग्जाम्पल और लिखें व्हाट टू प्रोड्यूस का, फिर वापस से कैपिटलिस्ट पे आते हैं। लिखेगा सपोज कंज्यूमर्स डिमांड for car rise. This will result in rise in the this will result in rise in the prices of car. ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। डिमांड कार्स की बढ़ जाएगी तो अल्टीमेटली हमारी जो प्राइसेस है कार के वो भी बढ़ेंगे। अ राइज इन देयर प्राइजेस अच्छा, ये जो एग्जाम्पल है ना, ये कनेक्ट किसके साथ करेगा? आगे एक टॉपिक कराऊंगी हम, सेंट्रल प्रॉब्लम्स कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आप एक काम करें, वहाँ ना लिख के ना, ये वाला इसके साथ का एग्जाम्पल है, आप इधर जो है स्टार मार्क या जो भी आप साइन देना चाहें वहाँ दे सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के साथ भी कनेक्ट करेगा और जो पहले सेंट्रल प्रॉब्लम की है उसके साथ भी कनेक्ट कर सकता है अगर हम गुड्स को चेंज कर दें, कंज्यूमर और कैपिटल गुड्स का एग्जाम्पल ले लें तो। ठीक है, तो लिखें एक बार, सपोज कंज्यूमर्स डिमांड फॉर कार राइज, दिस विल रिजल्ट इन राइज इन द प्राइसेस ऑफ कार। A rise in their price, cost remaining same, will give more profits. Hence, producer will produce more cars. Consumers demand for cotton cloth decreases. Its prices will fall and profits will also reduce. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? Therefore firms will have less incentive to produce cloth, resulting in higher production of cars. क्या हो रहा है इस एग्जाम्पल में? हमने कहा कि सपोज ये हम मान के चलते हैं कि कंज्यूमर की जो डिमांड्स हैं किसके लिए? कार के लिए, वो बढ़ रही है।
अगर कार्स की डिमांड बढ़ रही है और सप्लाई उतनी नहीं है तो कार्स के प्राइसेस बढ़ जाएंगे, एग्री, कार के प्राइसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि अगर उनके प्राइसेस जो हैं हम बढ़ा दें, कॉस्ट सेम है, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग वो सेम है, तो जितनी एडिशनल गाड़ियाँ बिकेंगी उतना एडिशनल प्रॉफिट हमारा प्रोड्यूसर कमा लेगा। ठीक बात है ना? तो प्रोड्यूसर क्या करेगा? कार्स बनाना शुरू करेगा। आगे देखो, अगर कंज्यूमर की डिमांड फॉर कॉटन क्लोथ या किसी भी प्रकार का कपड़ा वो डिक्रीज हो जाती है तो उसके प्राइसेस भी कम हो जाएंगे, क्योंकि उतनी उसकी डिमांड ही नहीं है। तो डिमांड को बूस्ट करने के लिए प्राइसेस तो हमें कम करने पड़ेंगे। क्योंकि उसके प्राइसेस कम हो गए तो हमारे प्रोड्यूसर का प्रॉफिट भी तो कम हो गया। अब बताओ प्रोड्यूसर क्या बनाना चाहेगा, कपड़ा या गाड़ी? ये डिसीजन प्रोड्यूसर ने लिया या कंज्यूमर ने उसको दिया? कंज्यूमर ने। बनाना तो हम कुछ भी चाह सकते हैं, लेकिन बनाते हम वही है जो हमारे कंज्यूमर्स हमको बनाने के लिए इजाज़त देते हैं, आई मीन उनके टेस्ट और प्रेफरेंसेस के हिसाब से। क्लियर है ये बात? तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में यदि मुझे ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, कौन सी प्रॉब्लम? सेंट्रल प्रॉब्लम। कौन सी वाली सेंट्रल प्रॉब्लम? व्हाट टू प्रोड्यूस वाली सेंट्रल प्रॉब्लम। तो वहाँ पर हम ये कहेंगे कि कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस देख लो, कंज्यूमर्स के टेस्ट देख लो और उस हिसाब से जो है आप क्या करो, अपनी प्रोडक्शन कर लो। क्या ये बात क्लियर है? पक्की बात? आगे देखें, आइएगा बुक पे वापस से। तो व्हाट टू प्रोड्यूस, कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस डिसाइड करेंगे कि हमें क्या प्रोड्यूस करना है। तो ये जो एग्जाम्पल है आप यहाँ पे इसी के साथ लिख लें, ज़्यादा बेटर है। ठीक है, पक्की बात? आगे बढ़ें, आगे बढ़ जाऊँ, फिर सुने आगे। फिर आता है बच्चा हाउ टू प्रोड्यूस वही सेम सिमिलर, कि हमें ये बताना है कि कैसे हमें प्रोडक्शन करनी है। तो दो ही तरीके हैं, या तो लेबर इंटेंसिव या कैपिटल इंटेंसिव, और इनका डिसीजन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा? उनकी अवेलेबिलिटी और उनके रिलेटिव प्राइसेस। यही है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी। फिर नेक्स्ट आता है फॉर हुम टू प्रोड्यूस, हमें बनाना किसके लिए है, हम किसके लिए बनाएं? बताओ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी? माइक। मैम कैपिटलिस्ट में जिसकी पेइंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, जो प्रोड्यूसर होता है उस मतलब सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए गुड्स प्रोड्यूस करता है। अच्छा, और कोई? और कोई आपको देना है जवाब? बैक में, एंड में? नहीं, किसी और को देना है? तो जैसे हम पहले ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए आए हैं, सिमिलरली उसी तरीके से यहाँ पे भी ये प्रॉब्लम सॉल्व होती है बाइंग कैपेसिटी देखते हुए। इनकम, जितनी ज़्यादा इनकम उतनी ज़्यादा बाइंग कैपेसिटी। तो जो चीज़ अफोर्ड कर सकता है उस हिसाब से हम उसकी प्रोडक्शन करेंगे। गुड्स एंड सर्विसेज इन अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी विल बी प्रोड्यूस्ड फॉर दोज हु हैव बाइंग कैपेसिटी, जो खरीद सकते हैं, मतलब जिनके पास इनकम होगी। The buying capacity of an individual depends upon his income. इनकम जो हमने बात करी, और वो उस इनकम को कैसे जो है इन्वेस्ट करता है या कैसे खर्च करता है, ये कैसे पता चलेगा? हाउ मच income he will be able to make depends not only on the amount of work he does या फिर prices of the factors he owns, but also how much property he owns। क्योंकि हम कहाँ पे हैं? हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में हैं, और इंडिविजुअल्स का ये राइट है कि वो प्राइवेट प्रॉपर्टी को ओन कर सकते हैं। ठीक है, हायर द इनकम, हायर विल बी हिज बाइंग कैपेसिटी एंड हायर विल बी द डिमांड फॉर हिज गुड्स इन जनरल। तो मैक्रो लेवल पे अगर हम बात करें, अगर हमारी पॉपुलेशन के पास जितनी ज़्यादा क्या है इनकम है, उतनी ही ज़्यादा जो है बाइंग कैपेसिटी हो जाएगी, और उतनी ही ज़्यादा वो गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड जो है वो करेंगे। क्लियर है बात? पक्की बात क्लियर है? आगे बढ़ जाऊँ। नेक्स्ट, डिसाइडिंग अबाउट द कंजम्पशन, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। ये डिसीजन लेना है जैसे हमने पहले लिया था सेंट्रल प्रॉब्लम्स में। वहाँ हमने क्या कहा था? सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ बढ़ो, करंट कंजम्पशन को कम करो,
और सेविंग्स के, इन्वेस्टमेंट के ज़्यादा ऑप्शंस जो हैं वो ढूंढो, क्योंकि रिसोर्सेज स्कार्स हैं, लिमिटेड हैं, वांट्स अनलिमिटेड हैं। तो फ्यूचर जनरेशन, फ्यूचर प्रोग्रेस के लिए अगर हमें सोचना है, अगर हमें अपनी इकोनॉमी को ग्रोथ और डेवलपमेंट के पाथ के ऊपर लेकर जाना है, तो ये बहुत 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 ज़रूरी है कि हम सस्टेनेबिलिटी की तरफ मुड़ जाएं। क्या ये बात क्लियर है? तो ये 4 प्रॉब्लम्स, सेंट्रल प्रॉब्लम्स, हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में इस तरीके से जो है वो सॉल्व करते हैं। ऐसे ही ये चारों प्रॉब्लम्स मिक्स्ड में और सोशलिस्ट में कैसे सॉल्व करते हैं, ये जब हम वो वाली इकोनॉमी करेंगे तब उसकी हम बात करेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि किस तरीके से सेंट्रल प्रॉब्लम्स कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में सॉल्व होती हैं। अगर तो कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम आती है इन चारों में से, तो उनके आंसर्स के ऑप्शंस यहाँ से निकलेंगे। और अगर इन जनरल वो पूछते हैं कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में हम किस तरीके से सेंट्रल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, कोई पर्टिकुलर सेंट्रल प्रॉब्लम का नाम वो नहीं ले रहे, तो वो सॉल्व होती है प्राइस या मार्केट मैकेनिज्म से। ये क्या होता है, कैसे होता है, पूरे एग्जाम्पल के साथ कल बताऊंगी नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए क्या है कि प्राइस या मार्केट मैकेनिज्म को यूज़ करके हम ये अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। क्या बात क्लियर है? पक्की बात? पक्की बात। आ जाए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के फीचर्स एक बार हम देखते हैं। ठीक है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, फ्री मार्केट इकोनॉमी, लजीज फेयर इकोनॉमी, मार्केट सिस्टम, ये इनके अलग अलग नाम हैं, एग्जाम में पूछा जाता है। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी इज ऑल्सो नोन एज, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज ऑल्सो नोन एज। तो ये नाम आपको याद करने हैं, 1 नंबर के क्वेश्चन में ये पूछे जाते हैं, उनके ऑल्टरनेटिव नाम कौन कौन से होते हैं। ठीक है, it is an economic system in which all the means of production are owned and controlled by private individuals for profit। यही 2 बातें हमने करी कि प्रोड्यूसर होगा, इंडिविजुअल होगा, प्राइवेट प्रॉपर्टी को ओन करेगा और काम करेगा प्रॉफिट मोटिव के लिए, लेकिन बनाएगा वही जो उसका कंज्यूमर उससे बनवाएगा। उसके बाद गवर्नमेंट का जो है वो बहुत ही लिमिटेड रोल होता है इन दी मैनेजमेंट अफेयर्स, इन दी इकोनॉमिक अफेयर्स। ओनरशिप नहीं है, ओनरशिप तो प्राइवेट इंडिविजुअल्स की है, लेकिन उसका लिमिटेड रोल है गवर्नमेंट का। वो रूल्स एंड रेगुलेशंस विद रिस्पेक्ट टू एनी प्रोडक्ट, विद रिस्पेक्ट टू एनी इंडस्ट्री, वो स्टेट कर सकती है। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं। तो पहला पॉइंट आता है इसके फीचर में, राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी। राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी मैंने आपसे डिस्कस किया कि जो हमारे इंडिविजुअल्स होते हैं वो प्राइवेट प्रॉपर्टी, खुद अपनी मशीनरी, अपना लैंड जो है ओन कर सकते हैं। क्लियर है बात? एक लाइन लिखो इसके आगे, एक लाइन लिखो किसके आगे? राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी के आगे। The government may, however, put some restrictions in general. Some restrictions in general. Example, alcohol. क्लियर? पक्की पक्की बात? कोई मन में शंका, कोई डाउट? हाँ, बढ़े आगे। ऑल क्लियर? आज लिख लिया। सेकेंड पॉइंट, फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज। फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज, इसमें क्या, इसका क्या मतलब है कि जो प्रोड्यूसर है, ही इज़ फ्री टू सेट अप हिज फैक्ट्री, हिज फर्म, किसी भी लोकेशन पे, किसी भी तरीके का वो काम कर सकता है, कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज वो प्रोड्यूस कर सकता है ऑफ हिज ओन चॉइस। लेकिन फिर से बात अधूरी है यहाँ पे, किंग कौन है? कंज्यूमर। बनाना किसके हिसाब से पड़ेगा? कंज्यूमर के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे कंज्यूमर किंग है।
जब हम शॉपिंग करने जाते हैं, एक साड़ी या एक सूट चाहिए और हम 10 निकलवाते हैं, 10 निकलवाने के बाद भी तसल्ली नहीं मिलती तो दूसरी दुकान पे चले जाते हैं, तीसरी पे चले जाते हैं, चौथी पे चले जाते हैं। क्या कोई दुकान वाला पूछता है आपने 4 दुकानों पे गए, मेरी पे मत आओ, मैं नहीं दिखाऊंगा? नहीं, उसको भी पता है कि जब तक आगे पीछे से आप चेक नहीं कर लोगे कपड़े को, आप नहीं उसको खरीदोगे। जब तक आपको पसंद नहीं आ जाएगा, जब तक आप उसका स्टफ़ नहीं चेक करोगे, टेक्सचर नहीं चेक करोगे, शीशे में लगा के खुद को नहीं देखोगे, वो चीज़ नहीं समझ में आएगी। तो हमें कोई रोकता तो नहीं है ना इस काम को करने के लिए। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर जो है वो क्या है? वो किंग है। क्योंकि इंडिया जो है वो कौन सी इकॉनमी है, और क्योंकि कोई इकॉनमी यदि मिक्स्ड है तो कहीं ना कहीं कैपिटलिस्ट के भी तो उसके अंदर फीचर्स होंगे। तो जब हम कोई चीज़ खरीदते हैं, अगर हमें अवंतिका से नहीं पसंद आई, हम रानी बाग चले जाएंगे। अगर आप लोग यहाँ रोहिणी के आसपास रह रहे हैं तो इन मार्केट्स के नाम आपको पता होंगे। अगर हमें अवंतिका से नहीं पसंद आई, हम रानी बाग जाएंगे, तिलक नगर जाएंगे, चांदनी चौक जाएंगे, अरे कहीं तो जाएंगे, पर लेकर ज़रूर आएंगे। और सामने से हमें कोई काउंटर क्वेश्चन भी नहीं कर सकता कि आप कितनी दुकानों पे घूम कर आए हो, या आपने मेरा इतना सारा सामान जो है वो खुलवा दिया, ऐसा भी कोई नहीं कर सकता। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जो कंपटीशन होता है वो कट थ्रोट रहता है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन यहाँ पे हाई लेवल का आपको देखने को मिलेगा। उस कंपटीशन को हम कहते हैं कि हाँ जी, यहाँ पे जो कंपटीशन है वो कैसा है? कट थ्रोट कंपटीशन है। हम अभी अगर अपने आसपास देखें, बहुत सारे प्रोड्यूसर्स या बहुत सारे सेलर्स वो सामान बेच रहे हैं जो बाकी लोग भी बेच रहे हैं। ऐसा तो नहीं है एक मार्केट में अगर 10 प्रोड्यूसर ऑपरेट कर रहे हैं तो 10 के 10 अलग अलग चीज़ें बेच रहे हैं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। एक ही एरिया में 200, 400, 500 मीटर के अंदर अंदर 10, 20, 50 जनरल स्टोर्स हमें देखने को मिल जाते हैं। हर जनरल स्टोर, हर परचून की दुकान बेच तो वही सामान रही है, बेच तो वही सामान रही है। वहाँ पे कंज्यूमर्स को इतनी ज़्यादा आज़ादी है, इतनी ज़्यादा ऑटोनॉमी है, इतनी ज़्यादा फ्रीडम है, इतनी ज़्यादा सोवर्जिनिटी है कि वो अपने हिसाब से चीज़ों को चूज़ कर सकते हैं। क्योंकि एक ही जगह पे रह के एक ही चीज़ के इतने सारे मार्केट प्लेयर्स हैं, इतने सारे ऑपरेटर्स हैं, इतने सारे आपके प्रोड्यूसर्स हैं या इतने सारे सेलर्स हैं, कंपटीशन आना ज़रूरी है, आएगा। उस कंपटीशन को फेस करने के लिए हर दुकानदार अपने अपने हिसाब से डिस्काउंट्स ऑफर करेगा, अपने हिसाब से ऑफर करेगा किसी भी तरीके का वो अट्रैक्टिव चीज़ जिसको देख के कंज्यूमर्स अट्रैक्ट हों उसकी तरफ और उसका सामान बिके। राज मंदिर जाते हैं, कृष्णा मार्ट जाते हैं, रिलायंस जाते हैं, विशाल जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, पैंटालून्स जाते हैं, बीबा जाते हैं, जूडियो जाते हैं, मैक्स जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, आप देखते हैं 50% सेल, ईयर एंड सेल, समर एंड सेल, सीजन एंड सेल। कॉप पे चले जाओ, कॉप की तो और भी बहुत बढ़िया हाल है, कहता है बाय 2 get 7 फ्री। कॉप के शोरूम्स देखे हैं, कॉप के शोरूम्स, कॉप के बैनर्स ज़रूर देखे होंगे, उसका अलग ही चलता है, क्लासिक, कहता है 2 खरीदो 7 ले जाओ। वो इतना ज़्यादा ऑफर हमें करता है कि जहाँ हमें 7 की फिगर दिखती है हम भागते हैं उधर। क्यों? कंपटीशन की वजह से। उसको मार्केट में टिकना है, उसको मार्केट में टिकना है तो कस्टमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि कस्टमर हमारा किंग है, तो उसके सामने तो हमें इमेज अपनी ऐसी बनानी ही पड़ेगी कि आप हमारे पास आओ और हमारी चीज़ बिक जाए। तो इसका मतलब क्या हुआ? कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, कंज्यूमर्स जो हैं उनके पास ऑटोनॉमी है। वन मोर एग्जाम्पल नोकिया का। आई होप आप एग्जाम्पल से कनेक्ट कर पाते हैं ना, सीधा सीधा स्ट्रेट बताऊंगी तो शायद नहीं समझ में आएगा उतने अच्छे से। नोकिया का एग्जाम्पल, नोकिया जब शुरू में आया बहुत अच्छा फ़ोन था, क्वालिटी वाइज नो डाउट आज भी बहुत अच्छा फ़ोन है। व्हेन आई क्लियर्ड माई 10th तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे नोकिया का फ़ोन दिलवाया। वो दूसरे ही दिन मेरी टॉप फ्लोर से सीधा रात को 12 साढ़े 12 बजे धड़ाम धनी नीचे गिरा, सीधा नीचे गिरा।
अभी नया नया फ़ोन था तो ठीक है, मैं रात को भी लगी हुई थी, 10th के रिजल्ट्स आए थे, बहुत अच्छा रिजल्ट आया, तो मम्मी पापा भी मना नहीं करते थे, ठीक है बेटा रात को, और वो वैसे भी लाल हरे बटन में हम क्या इतनी गेम्स या यूट्यूब वो सब तो उसमें होता ही नहीं है, तो लाल हरे बटन से तो सिर्फ एक स्नेक वाली गेम खेला करते थे और मैं वही खेल रही थी। नया नया फ़ोन मुझे मिला था, अचानक से किसी भी वजह से वो फ़ोन मेरी टॉप फ्लोर से नीचे मेरी ग्राउंड फ्लोर पे गया, रात को 12 साढ़े 12 बजे गिरा। मैं डर गई, लिटरली मैं डर गई, क्योंकि 2 दिन पहले ही फ़ोन मिला है, आज मिला था, परसों वो नीचे गिर गया। आई थॉट कि वो हो गया होगा, वो ख़राब हो चुका होगा, नहीं पता था ना, 10th में थे, छोटे से थे, क्या पता कि क्वालिटी क्या होती है, और ये गिर जाएगा तो इसको कुछ नहीं होगा। जैसे जैसे डर डर के हम नीचे आए कि किसी कोई उठ ना जाए, कुछ हो ना जाए, डांट पड़ेगी, गंदी वाली डांट पड़ेगी। नीचे आके देखा तो फ़ोन वैसे का वैसा ही था। दिल मेरा टूटा था कि मैं 1 घंटा, आधा घंटा, या मतलब जितना भी टाइम, 10 मिनट 15 मिनट, मैं क्यों मतलब इतने ज़्यादा दुखी हो गई थी कि मेरे फ़ोन को क्या हो गया। और तो दैट डे मुझे वाकई में रियलाइज़ हुआ कि लोग कहते हैं क्वालिटी बहुत अच्छी है नोकिया की, वाकई में अच्छी है, आज भी अच्छी है, लेकिन नोकिया ने गलती कहाँ की? उसने अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को स्टडी नहीं किया, उसने अपने कॉम्पिटिटर्स को स्टडी नहीं किया, उसने अपने आप को और ज़्यादा डेवलप एडवांस नहीं किया। उसके साथ के कॉम्पिटिटर्स और आ गए मार्केट में, लावा आ गया, ओप्पो आ गया, वन प्लस आ गया, आपका वीवो आ गया, सब कुछ आ गए। उसने अपने आप को, नोकिया ने अपने आप को अपडेट नहीं किया, वो एंड्रॉयड नहीं लेकर आया, डूब गया, वो कंपटीशन में नहीं आ पाया। तो यदि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में आपको रहना है तो वहाँ पे, क्योंकि कंपटीशन हाई लेवल का होता है, अपने आप को सस्टेन करने के लिए किसी भी तरीके की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी अपनाना ज़रूरी हो जाता है। लोगों को अपने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन देना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हम सब परचून की दुकान पे, जनरल स्टोर पे, हम सभी किराना स्टोर खोल के बैठे हैं, और जो एक किराना स्टोर पे सामान मिलेगा वो सब पे मिलेगा। तो हमें दूसरों से अलग क्या है जो हमारे पास आ पाएँ? तो लोगों को अपने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन देना कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में बहुत 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 ज़रूरी हो जाता है। वंश कह रहे हैं मैम नोकिया कैन ब्रेक द फ्लोर। नो, नोकिया ब्रोक माई हार्ट। ठीक है, क्योंकि आधा घंटा थोड़ी सी देर मतलब वाकई में लगा कि भैया गया फ़ोन, सुबह उठ के क्या जवाब देंगे, अभी तो नया मिला था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फ्रीडम ऑफ इकोनॉमिक चॉइस, आप जो चाहें आप वो काम कर सकते हैं, चाहे बायर है चाहे प्रोड्यूसर है। बायर जो चाहे कंज्यूम कर सकता है। मुझे मोमोज़ खाने हैं, मुझे अच्छे लगते हैं, मैं चाहे वेरिएशन के खाऊं, मैं वाओ मोमोज़ के खाऊं, मैं मोमो मैन के खाऊं, मैं कहीं के भी खाऊं, भाई कोई रोक नहीं सकता, मैं कहीं के भी खा सकती हूँ। तो कंजम्पशन की भी फ्रीडम है मेरे पास, मैं कहीं के भी खा सकती हूँ, नहीं मन है खाने का तो नहीं भी खाऊंगी। तो फ्रीडम है, चाहे वो प्रोड्यूसर है चाहे वो कंज्यूमर है, लेकिन अल्टीमेटली जो कंज्यूमर है वो किंग बनेगा। मैं जो चाहूँ वो काम कर सकती हूँ, मैं टीचिंग में जाना चाहूँ मैं जा सकती हूँ, मैं एमएनसी में जॉब करना चाहूँ मैं कर सकती हूँ, मैं अपनी फर्म खोलना चाहूँ मैं कर सकती हूँ, मैं प्रोडक्शन में जाना चाहूँ मैं जा सकती हूँ, मैं ट्रेडिंग में जाना चाहूँ मैं जा सकती हूँ, मैं जो काम करना चाहूँ मैं कर सकती हूँ। ठीक है, तो फ्रीडम इस चीज़ की भी है, मैं प्रोडक्शन करना चाहूँ या मैं एक्सचेंज रिलेटेड एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना चाहूँ। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हमें हर एक चीज़ की फ्रीडम देता है। नेक्स्ट आता है प्रॉफिट मोटिव। प्रॉफिट, हमने आपको बताया कि ये जो काम कर रहे हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में ऑब्वियसली प्रॉफिट अर्न करने के लिए ही कर रहे हैं, और इनका कोई भी दूसरा जो है मकसद नहीं है। कंज्यूमर सोवर्जिनिटी एज इन ऑटोनॉमी, फ्रीडम, जो मैंने अभी आपसे इतनी देर से डिस्कस किया कि कंज्यूमर ही किंग है, हम बनाएंगे वही जो कंज्यूमर को पसंद आएगा, बात हम वही कहेंगे जो बात आपको पसंद होगी, वही प्रोडक्ट बनाएंगे जो प्रोडक्ट आपको आपके मन भा जाएगा, जो आपका टेस्ट एंड प्रेफरेंस है, जो आपकी लाइक्स हैं या जो आपके डिसलाइक्स है, उसी के हिसाब से हम काम करेंगे। ठीक है, तो कंज्यूमर इज सपोज टू बी द किंग अंडर कैपिटलिज्म, देयरफॉर प्रोड्यूसर्स हैव टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच आर प्रिफर्ड बाय द कंज्यूमर्स। कंपटीशन अभी एक्सप्लेन किया, कैसा कंपटीशन होता है यहाँ पे, बहुत ही तगड़ा वाला कट थ्रोट कंपटीशन यहाँ पे आपको मिलता है, और इसी कंपटीशन की वजह से ही हम अपने स्कार्स रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज़ कर पाते हैं। हम कोई कसर नहीं छोड़ते कि जो हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं
उसको हम यूटिलाइज ना करें या प्रॉपरली ना करें या पूरा ना करें, क्योंकि कंपटीशन है, रिसोर्सेज लिमिटेड है, इसलिए हम रिसोर्सेज की पूरी प्रोडक्टिव कैपेसिटी का फ़ायदा उठाते हैं। इनोवेशंस आती हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, क्यों? क्योंकि कंपटीशन है। जब तक हम कुछ नया नहीं करके दिखाएंगे हमारे कॉम्पिटिटर्स जीत जाएंगे, हम पीछे रह जाएंगे। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इनोवेशन में मदद करती है, डिस्कवरी में मदद करती है, क्योंकि कंपटीशन है तो कहीं ना कहीं अच्छी क्वालिटी के गुड्स भी पहुंच जाते हैं कंज्यूमर के पास, क्योंकि कंज्यूमर को पता है, अगर मुझे प्रोड्यूसर को, बायर को पता है, सेलर को पता है कि यदि बायर को वो प्रोडक्ट पसंद नहीं आया किसी भी कारण से, तो वो मेरी शॉप छोड़ के कहीं और चला जाएगा। तो कहीं ना कहीं क्वालिटी वाइज भी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज अच्छे होते हैं। एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, गवर्नमेंट जो है सिर्फ उसका लिमिटेड रोल रहता है, सजेशंस दे सकती है, रूल्स बना सकती है, लेकिन ओनरशिप जो है वो सरकार के हाथों में नहीं रहता है। क्लियर है चीज़ें? पक्की बात। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब ये कुछ कंट्रीज़ हैं हमारी, ये कुछ कंट्रीज़ है जहाँ पे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी देखने को मिलती है। तो जी हाँ, कभी कभी क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम से कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज़ जो हैं वो कैटेगराइज आप कर सकते हैं इनटू कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ठीक है, क्लियर है बात? तो ये कुछ कंट्रीज़ के नाम हैं, तो ये आपको देखने हैं, याद करने हैं। तो ये था कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के बारे में। एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की वीडियो दिखा रही हूँ, देखें और मुझे बताएं कि अल्टीमेटली वो कॉन्सेप्ट, वो चीज़ समझ में आई है या नहीं। वीडियोस दिखाने का मकसद क्या है? क्यों दिखाती हूँ मैं वीडियोस? एवं याद रहे। जब हम कोई मूवी देख के आते हैं ना, 2 साल पुरानी मूवी आपने देखी होगी, मैं आज आपसे उसका पूछ लूँ ना कुछ भी, तो आप मुझे वर्ड टू वर्ड सब कुछ बता सकते हो। तो वीडियो से एक लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट भी रहता है और याद करने में भी मदद करता है, साथ में रिवीजन हो जाती है जो हमने पूरा टाइम इतनी देर लगा के जो हमने पढ़ा है। तो अभी पढ़ते हैं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की वीडियो देखते हैं। Hello learners, today we are going to talk about capitalism. Capitalism is an economic system in which government let the private individuals or businesses to own all of the production of products and services. This means that anyone can sell or own any form of legal business. It can be an ownership to an electric generation, transmission, or even distribution company. Also, on this system, the seller can set how much the price of product or services. If he thinks his product has good quality than others, then he can sell it to a higher price. On the other hand, the buyer also has a choice where to buy the product or how much he wants the product. Basically, the price of goods and services are being dictated by the supply and demand. So what are some of the advantages and disadvantages of capitalism? So, here is the advantages of capitalism, or some of the advantages. People work hard due to incentives. कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में कल ऑल्दो हम इसको करेंगे, डिटेल में करेंगे, फिर भी पीपल वर्क हार्ड ड्यू टू इंसेंटिव्स। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा होता है वर्कर्स का, मानते हैं ये बात? क्योंकि हमारी प्राइवेट ओनरशिप है, जो हमें पसंद आएगा हम उससे ज़्यादा फेवर करते हैं, ऐसा होता है। तो एक्सप्लॉयटेशन भी कहीं ना कहीं होता है। और अगर कोई लोअर क्लास है, कोई छोटे ग्रेड पे काम कर रहा है, तो हमारा कभी कभी माइंडसेट वैसा ही बन जाता है। तो एक्सप्लॉयटेशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। अगर हमें यहाँ पे लोगों से काम निकलवाना है तो हमें उन्हें इंसेंटिव्स देने पड़ते हैं, हमें उन्हें किसी भी तरीके से मोटिवेट करना पड़ता है कि वो ज़्यादा काम करें। वो ज़्यादा काम कब करेंगे? जब हम उन्हें इंसेंटिव्स देंगे, जब हम उन्हें बोनस देंगे, जब हम उन्हें एक्स्ट्रा हॉलीडेज़ देंगे या पेड हॉलीडेज़ देंगे या किसी भी तरीके का कोई भी इंसेंटिव रिवॉर्ड हम देंगे, तो लोग ज़्यादा काम करना चाहते हैं। क्योंकि ये सोशलिस्ट इकोनॉमी नहीं है कि सरकार से सैलरी आ रही है, यहाँ तो हम काम करेंगे तो हमें प्रॉफिट होगा, नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं हम जो हैं एक्सप्लॉइट हो जाएंगे। आगे सुने। People are allowed to accumulate wealth. वेल्थ एक्यूमुलेट करते हैं हम, प्रॉफिट कमा रहे हैं तो एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट जो हम आगे जाके करेंगे। Due to competition. कंपटीशन वाला
पॉइंट मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि ये जो है क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा है तो हर कंपनी, हर फर्म, हर शॉप वाला, हर बिजनेसमैन कोशिश करता है कि मैं क्या नया करूं कि कस्टमर्स मेरे पास आए, कस्टमर बेस मुझसे बने, मुझसे जुड़े। Better quality of products and services. ये भी मैंने आपसे डिस्कस किया कि क्वालिटी जो है यहाँ पे गुड्स की अच्छी होती है क्योंकि हम चाहते हैं कस्टमर हमारे पास आके हमसे टिक जाए, हमसे चीज़ जो है वो ले जाए। High level of freedom for seller and buyer. ये भी आपसे डिस्कस किया, बायर जो चाहे बना सकता है, सेलर जो चाहे बेच सकता है, बायर जो चाहे खरीद सकता है, सेलर जो चाहे बेच सकता है। So, what are some of the disadvantages? Wages may be lower for other workers. जो एक्सप्लॉयटेशन की हमने बात करी, किसी को तो ज़्यादा पेमेंट, किसी को कम, फेवरेटिज्म वाली बात हो जाती है यहाँ पे। There can be possible private monopolies. Important point, यहाँ पे मोनोपोलीज क्रिएट हो जाती हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। बताएं कैसे मोनोपोली क्रिएट हो सकती है, कोई आइडिया? मोनोपोली मतलब बोलबाला किसी एक बंदे का, क्या होता है वो मार्केट स्ट्रक्चर में अच्छे से करेंगे, बट अभी अगर हम एक ले मैन लैंग्वेज में बात करें तो मोनोपोली मतलब किसी एक बंदे का बोलबाला जो डोमिनेट करे, वही होती है मोनोपोली। कैपिटलिज्म मोनोपोली कैसे बना सकती है, बताएं, माइक दीजिएगा। नहीं, एग्जाम्पल नहीं चाहिए मुझे, ये बताओ कि मोनोपोली बनती कैसे है। मतलब अलग अलग मतलब मार्केट्स में जैसे अलग अलग मतलब एक्सपेंड करके फिर उसके ऊपर बनाना, जैसे रिलायंस ने अलग अलग चीज़ों पे कर रखा है, ठीक है, कि तो इसलिए वो उसने ज़्यादा मोनोपोली भी एडेप्ट कर रखी है। अगर इंडिया में वो नहीं होता, गवर्नमेंट नहीं होता, तो वो ऐसे वो कंट्रोल कर सकती थी। ठीक है, तो अगर हम इसको छोटे लेवल पे, मैं एक एग्जांपल दूं, अपनी लोकेलिटी का एग्जांपल दूं, बहुत सारे किराना स्टोर्स है और उसी लोकेलिटी में राज मंदिर भी है। अभी राज मंदिर जो ऑफर हमें देता है ना, वो सिंगल इंडिविजुअल शॉप्स नहीं देंगी हमें, वो नहीं देंगी। राज मंदिर में 1+1 भी मिलेगा, 10%, 20% सब कुछ मिलेगा। क्या हम किसी इंडिविजुअल शॉप पे जाएंगे वो हमें देगा 1+1? अगर उसे पीछे से मिल रहा होगा जहाँ से सप्लाई आ रही है तो वो शायद दे दे, अपनी जेब से नहीं देगा। जेब से तो खैर राज मंदिर भी नहीं देगा, लेकिन क्योंकि राज मंदिर एक बड़े स्केल पर है, अगर उसने अब क्या किया हुआ है, इस तरीके के ऑफर्स दिए हुए हैं कि लोग उसके पास आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो 10 किराना स्टोर्स प्लस राज मंदिर ने अपनी मोनोपोली क्रिएट कर ली है। एंड दैट टू राज मंदिर हम जाएंगे तो हमें एक ही जगह पे बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। छोटी दुकान पे जाएंगे तो जो मांगेंगे वही मिलेगा और MRP पे मिलेगा, वहाँ पे जाएंगे तो ऑप्शंस बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे। तो अगर हमारी लोकेलिटी में 200-300 मीटर के आसपास बहुत सारी किराना स्टोर्स भी हैं प्लस एक राज मंदिर भी खुला हुआ है, कहाँ जाना पसंद करेंगे हम? राज मंदिर, क्योंकि ऑफर ज़्यादा दे रहा है, क्योंकि ऑप्शन ज़्यादा दे रहा है। तो क्या हुआ, राज मंदिर की उस एरिया में मोनोपोली क्रिएट हो गई। क्लियर है बात? इस तरीके से फूड और मटेरियल वेस्ट में भी हायर ड्यू टू एक्सेसिव कंजम्पशन फॉर सम प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे वेस्टेज भी होती है। अगर हम रिसोर्सेज का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पर वेस्टेज भी होती है। कैसे, कल समझाऊंगी। डिसएडवांटेजेस में ये पॉइंट आएगा। Or material waste may be higher due to excessive consumption for some products. सो दिस वॉज ऑल अबाउट कैपिटलिज्म। फीचर्स आपके साथ हमने कर लिए, सेंट्रल प्रॉब्लम्स हम कैसे सॉल्व करते हैं वो हमने आपके साथ कर ली। 2 टॉपिक्स बचते हैं इसके, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। थोड़ा सा हिंट मैंने आपको वीडियो के थ्रू दे दिया, इसको डिटेल में कल करेंगे एंड विल ट्राई टू वाइंड अप दिस चैप्टर। क्योंकि कैपिटलिस्ट में ज़्यादा टाइम लगता है, सोशलिस्ट बिल्कुल इसके ऑपोजिट है और मिक्स्ड इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। कैपिटलिस्ट समझ में आ गया तो बाकी दोनों अपने आप समझ में आ जाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ओम नमः शिवाय।